कैसे हो बच्चे लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। हालांकि मैं कहता हूँ कि सारे ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी मैं ओवरलुक नहीं कर सकता, बट स्टिल उन सभी टॉपिक में से इसकी महत्ता थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो बेसिकली है वेरिएशन। मैं लिख देता हूँ, वेरिएशन ऑफ टॉर्क। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो टॉर्क है वो उसका जो इक्वेशन है वो ये वाला है, ठीक। अब इस इक्वेशन में अगर यदि हम लोग किसी भी पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो टॉर्क में हमको क्या वेरिएशन मिलेगा, और उस वेरिएशन को हम लोग जनरली प्लॉट करेंगे टॉर्क स्पीड या फिर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने से पहले एक चीज़ मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे ना वो आपका ऐसा होगा, मतलब कि यहाँ पे स्लिप इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, स्लिप को मैं इस डायरेक्शन में इंक्रीज करूँगा, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो पोजीशन है दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग टॉर्क। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मोटर ओवरलोड हो जाता है और रुक जाता है, और स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है। हालांकि वहाँ ओवरलोड नहीं होता है, लेकिन एनआर का वैल्यू जीरो तो होता है ना। तो इस पॉइंट पे एनआर का वैल्यू जीरो होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग इस टॉर्क को थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में बताते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग में हमारा जो ग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कुछ ऐसा स्टार्ट होगा उल्टा और ऐसे जाएगा, ठीक। तो हम लोग एक एक करके जो पैरामीटर्स जो वैरी कर सकता है उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, क्योंकि सारा पैरामीटर्स को हम लोग एक साथ वैरी नहीं कर सकते, ठीक। तो सबसे पहले जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो ये होगा कि अगर हम लोग रोटर रेजिस्टेंस को वैरी करें तो रोटर रेजिस्टेंस मीन्स हम लोग R2 का बात कर रहे हैं। अगर इस R2 को वेरिएबल बना देते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो क्या होगा, हमारा जो डेवलप्ड टॉर्क है वो वेरी करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन क्या क्या चीज़ वेरी करेगा, कैसे कैसे वेरी करेगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें NS का, NS मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड होता है, तो वो इसमें से कोई भी चीज़ वैल्यू वेरी कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को हमने वेरी किया, नहीं किया। पोल्स को हमने वेरी किया, नहीं किया। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जो एन आर है जिसको हम लोग रोटर का स्पीड बोलते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, 1 - s इंटू एन एस करता है ना। और चूंकि ये जो s है वो आपका मैक्सिमम टॉर्क का बात किया जा रहा है, SM का। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में ये जो स्लिप है वो वेरी करेगा, करेगा। तो इसका मतलब है कि जो n है वो वेरी करेगा। तो यहाँ से हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और देखा जा सकता है यहाँ पे कि वेरिएबल होगा मतलब कि वो इंक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों ही कर सकता है। लेकिन आमतौर पर हम लोग यहाँ पे डिक्रीज का ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लिप का वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो स्लिप का वैल्यू बढ़ेगा तो वन में से कोई भी चीज़ बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो ऑब्वियस बात है जो उसका इम्पैक्ट होगा वो छोटा होगा, इसलिए जो रोटर का स्पीड है वो घटेगा, ठीक है, इस कंडीशन में। अब जैसे कि हम लोग बात की स्लिप, मैक्सिमम स्लिप, सॉरी मिनट, जो SM है मैक्सिमम स्लिप, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपका R2 और X2 पे। कंडीशन याद है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क का वो यही है, R2/X2 का। तो चूंकि R2 वेरी कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि SM का वैल्यू इंक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। अब हम लोगों ने एक और पॉइंट डिस्कस किया था स्टार्टिंग टॉर्क का, TST, ठीक है। तो TST जो है वो भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R2 के, इक्वेशन से आपको याद हो तो। इसका मतलब R2 बढ़ेगा तो X2 बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क का, Tmax, तो उसका जो इक्वेशन था वो क्या था, K V1² / 2x2। तो क्या यहाँ पे R2 है? नहीं, इसका मतलब कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इतना सारा कंडीशन को माइंड में रखते हुए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे।
ये आ गया अपने पास एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस पे हम लोग स्पीड और स्लिप दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, स्पीड जो है इस डायरेक्शन में आपका बढ़ रही है स्पीड, ठीक है, और स्लिप जो है वो आपका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो है वो आपका टॉर्क हो गया, टी और आपका टॉर्क एक्सिस, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया आपका मैक्सिमम टॉर्क, टी मैक्स। इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब अपन लोग क्या करेंगे कि अलग अलग टॉर्क के वैल्यूज़ के लिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, येलो कलर को लेते हैं, ठीक। तो येलो जो कलर है वो आपको शो करेगा जब हम लोग जो रोटर रेजिस्टेंस है उसको वेरी नहीं किए थे, जस्ट वो एज इट इज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो रोटर रेजिस्टेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है, स्क्विरल केज में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मेरी सारी वीडियो लेक्चर्स देखी होगी और कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो आप ये चीज़ गौर कर पाओगे कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटर में वाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है, तभी उस वहाँ रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करना पॉसिबल है, ठीक। लेकिन अगर यदि हम लोग बात करें स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का तो उस केस में हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए भी ये पॉइंट बताना जरूरी था। तो रोटर के रेजिस्टेंस को हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अच्छा, SRIM, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक, ठीक। तो हम लोग पहले बेसिक कर लेते हैं, जब रोटर का रेजिस्टेंस को अपन लोगों ने वेरी नहीं किया था तो उस केस में जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। येलो कलर दिख रहा है कि नहीं पता, चलो मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं ड्रॉ कर लेता पहले, अच्छा रहेगा, ठीक। ये गया ऐसे, ये आ गया, ठीक। ये आपका आ गया बेस ग्राफ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी नहीं किया था। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है और ये ग्राफ में लगभग सिमिलैरिटी है ना, ऐसा ही कुछ टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक। अब ये हो गया आपका फॉर आर, मतलब मान लेते हैं जो रोटर का रेजिस्टेंस था वो आपका R2 था, ठीक। अभी हम लोगों ने ऐड नहीं किया, अब हम लोग ऐड करेंगे रेजिस्टेंस को, तो देखिए क्या होगा, स्टार्ट तो यहीं से होगा, देखिए। तो ये हो गया आपका इसके लिए R2 डैश के लिए, डैश मतलब कि ज़्यादा वैल्यू है। ये रेड वाला जो था, एक मिनट, इसको ये R2 के लिए हो गया, ठीक है। अब ब्लैक से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो लास्ट मतलब हम लोग एक दो रेजिस्टेंस के लिए ले सकते हैं, ठीक। अब इस केस में यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना होगा, यहीं से करता हूँ, ये वाला जो वैल्यू आ गया वो आपका R2 डबल डैश के लिए आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो कि जो R2 जो वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग R2 में, ठीक है, उसके कारण अपन लोग का जो टॉर्क है, टॉर्क का जो कर्व है वो वेरी कर रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर आगे शिफ्ट कर गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये हो गया आपका TST, ये हो गया TST1, ये हो गया आपका TST2 और ये हो गया आपका TST3, ठीक। तो कौन सा ज़्यादा लग रहा है आप लोगों को, TST3 ज़्यादा है TST2 से, TST1 से, है ना। तो इस तरीके से ये आपका अप्रोच करेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोग अगर मैक्सिमम स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो वो भी वैरी कर रहा है, देखिए साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से ये, और यहाँ से ये वाला, ये हो गया SM, मान लेते हैं दिस इज़ 1, ठीक है। ये हो गया SM2 और ये हो गया आपका SM3, ठीक है। तो अलग अलग स्लिप्स के लिए, सॉरी, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए भी आपका जो स्लिप का वैल्यू है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम टॉर्क है, ये T मैक्स जो है वो कांस्टेंट है, वो वहीं पे हो रहा है। तो
तो जो चीज़ हम लोग थियोरेटिकली पढ़े हैं उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली या फिर बोल सकते हैं कर्व के थ्रू वेरीफाई कर पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ कमेंट लिख सकते हैं हम लोग कि जो R2 होगा वो छोटा होगा, R2 डैश जो होगा उससे बड़ा होगा, और R2 डबल डैश जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। और जो TST1 है, TST1 स्मॉलर देन TST2 स्मॉलर देन TST3 स्टार्टिंग टर्म। और जो स्लिप है, स्लिप मैक्सिमम 3 जो है वो ज़्यादा है, और स्लिप मैक्सिमम 2 से स्लिप मैक्सिमम 1 से, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और एक और चीज़, जो स्पीड है वो भी आपका वैरी करेगा, क्योंकि देखिए ना आपका जो स्लिप वैरी कर रहा है रोटर का स्पीड, तो रोटर का स्पीड वैरी करेगा ना। ये हो गया आपका इसके कॉरेस्पॉन्डिंग NR, मतलब कि हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का स्पीड जो मोटर रोटर का था वो NR1 था, यहाँ पे हो जाएगा NR2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा NR3। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे कम स्पीड NR3 जो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा NR2 से ज़्यादा, और NR1 सबसे ज़्यादा, है ना स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि अगर हम लोग रोटर का रेजिस्टेंस को वैरी करते हैं तो क्या क्या चीज़ वैरी करेगा, और उसका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब ये जो रोटर का रेजिस्टेंस है R2 डैश, R2 डबल डैश, इस चीज़ को हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक। ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क समय, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम लोग एक, ये तो पहला हम लोग किसको वैरी किया, रोटर का रेजिस्टेंस को। अब अगेन हम लोग रोटर का रिएक्टेंस को यदि वैरी करेंगे तो उस केस में अपन लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि ग्राफ तो लगभग सेम ही रहेगा, चलो मैं फिर भी ड्रॉ कर दूंगा। सेकंड जो है, सेकंड, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रोटर रेजिस्टेंस, ये पे हो जाएगा रोटर का रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस। और ये पता है टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि इससे हम लोग ना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं मोटर का, क्योंकि मोटर के रेस्पेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर उसका स्पीड कंट्रोल ही होता है। जैसे कि हम लोग घर पे जो सीलिंग फैन है उसका जो स्पीड हमारे हाथ में है ना, उसको हम लोग स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, कि कभी 1 पे लिखें तो उतना स्पीड दिया, 2 पे लिखे तो थोड़ा सा और स्पीड हुआ, 3 पे सब और थोड़ा हुआ, 4 पे सबसे ज़्यादा हुआ। तो ये क्या हो रहा है, स्पीड को कंट्रोल हो रहा है ना। तो अपना घर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग फैन का स्पीड को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी मोटर के लिए उसका स्पीड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे कि जनरेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है या फीचर होता है, उसी तरीके से किसी भी मोटर के लिए उसका स्पीड रेगुलेशन एक मोटर को अच्छा और ख़राब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक। तो रोटर रिएक्टेंस का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। इसीलिए हम लोग ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं, रोटर रिएक्टेंस X2। अगेन अगर यदि हम लोग इसको वैरी करते हैं तो अपन लोग का क्या क्या चीज़ वैरी हो सकता है। NS जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, कि वो इस पर डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक। जो NR हो जाएगा वो कर जाएगा, क्योंकि अपन लोग का जो स्लिप है वो SM वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल हो गया। इसके बाद जो स्लिप है मैक्सिमम टॉर्क का R2/X2 वो इसके वैरी होने से ये वैरी करेगा। चूँकि हम लोग X2 का वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो SM का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक। तो यहाँ पे NR का वैल्यू यहाँ पे भी वैरी होगा और SM का वैल्यू वैरी हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क ये हो जाएगा K V1 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस X2 होल स्क्वायर, ठीक। तो चूँकि इसका वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो आपका डिक्रीज करेगा, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो वैरी करेगा, ठीक है। सीधा सीधा इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अच्छा मैक्सिमम टॉर्क का बात करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क भी जो है वो आपका K V1 स्क्वायर बाय 2 टाइम X2 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि X2 के वैरी होने से मैक्सिमम टॉर्क भी वैरी होगा, मतलब घटेगा। देख रहे हैं ना, इससे पहले मैक्सिमम टॉर्क नहीं था, नहीं बदल रहा था, लेकिन इस बार मैक्सिमम टॉर्क भी बदल रहा है, ठीक है। तो हर एक पैरामीटर को बदलने का एक अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इसीलिए हम लोग मतलब ये सब क्या है कि हर पर्टिकुलर स्पीड रेगुलेशन पर्पस के लिए हमारे पास एक टाइप ऑफ
पैरामीटर अवेलेबल होना चाहिए जिसको हम लोग चेंज करके अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो अब यदि इस नॉलेज के बेसिस पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करें तो कर सकते हैं। अगेन देखिए, ग्राफ के लिए वही फिर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया आपका टॉर्क, ठीक है, और ये हो गया आपका स्पीड और स्लिप। स्लिप स्पीड एन इस डायरेक्शन में, स्लिप स्लिप, ठीक है। तो चूंकि इसमें मैक्सिमम टॉर्क वेरी करेगा तो उसका मार्किंग करने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो वही रेड पेन से लेते हैं। रेड पेन से हम लोग बेसिकली बना रहे हैं सबसे पहला जब x2 था, ठीक, तो उसके इसमें जो ग्राफ बन रहा था कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम टॉर्क ये वाला वैल्यू पे, है ना। यहाँ से भी मार्क कर देता हूँ, ठीक। ये हो गया x2 पे, एट x2 वैल्यू, हाँ। और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो टी मैक्स 1। अब अगर हम लोग रोटर का रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि x2 इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि TST डिक्रीज़ करेगा। तो TST डिक्रीज़ करेगा मतलब जो रेटेड वैल्यू है उससे डिक्रीज़ करेगा, और जो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा वो भी आपका डिक्रीज़ कर जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो आपका यहीं से स्टार्ट होगा, यही सेम पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम टॉर्क, ये वाला पॉइंट, और ये इसके रिस्पेक्ट में स्लिप का वैल्यू। दिस इज़ फॉर x2 डैश एंड दिस इज t max 2, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका लास्ट, एक और बार उसको हम लोग वैरी करते हैं, तो उस केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो और डिक्रीज़ होगा और मैक्सिमम टॉर्क भी और डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये आ गया आपका ये हो जाएगा आपका x2 डबल डैश के लिए। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा t max 3, ठीक। अब स्टार्टिंग टॉर्क जो है उसके बारे में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे ये TST1 हो जाएगा, ये हो जाएगा TST2, और ये हो जाएगा आपका TST3, ठीक है, अलग अलग रोटर रेजिस्टेंस के लिए। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कमेंट कर सकते हैं क्या, कि जो x2 है वो सबसे बड़ा है, x2 डैश, सॉरी उल्टा हो गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, x2 हो गया, ठीक है, x2 डैश सबसे बड़ा, उससे छोटा ये x2 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ जो t मैक्स हो जाएगा वैल्यू, t मैक्स 1 इज़ ग्रेटर देन t मैक्स 2 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, t max 3, TST1 is greater than TST2 is greater than TST3। और यहाँ पे स्लिप का वैल्यू देख लेते हैं, तो स्लिप तो बदलेगा ही। स्लिप का वैल्यू जो है ये SM1 हो गया, SM2 हो गया, ये SM3 हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, SM1 is greater than SM2 is greater than SM3, ठीक। तो देख सकते होगे कि इस बार अगर यदि हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को वैरी कर रहे हैं तो उस रेस्पेक्ट में अपने लोग का जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे वैरी कर रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का एप्लीकेशन कहीं पर्टिकुलर फील्ड में होगा, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। जहाँ पे हमको स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट इसी तरीके से ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए,
स्टार्टिंग टॉर्क भी ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स को जब हम वैरी करते हैं, ठीक है, तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है जिसको हम लोग अकाउंट करते हैं ग्राफ में, ठीक। तो ये आ गया आपका रोटर का रिएक्टेंस को यदि हम लोग वैरी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क के इक्वेशन में या फिर टॉर्क के ग्राफ में, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक से काफ़ी कुछ सिखा पाया होगा, है ना। और ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो आपको अगर यदि नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel. And finally, thank you for watching.